आखिर क्यों विदेशी सीमेंट के घर बनवाने से डरते हैं। और आज आप एक ऐसी मूवी देखने वाले हैं जिसे देख आप कांप उठेंगे, आपकी रूह हिल जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे और आपकी पैंट गीली हो जाएगी। एक्चुअली सही कहूं तो मुझे पता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ डर वो जरूर लगेगा आपको। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों टाटा की हर गाड़ी की बैकशीट पर हमें कुछ इस तरीके के अलग अलग हिडन एनिमल की शेप बनी हुई नजर आती है। तो कुछ देर के लिए आपको रील्स की अर्धनंग दुनिया से ज्ञान की दुनिया की तरफ ले जाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। सब्जी की गोरी तू टेंशन मिटा, फोकट में ले ले मेरा लम्बो भटा। गाइस क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में जापान के टोक्यो में इतनी ज्यादा आबादी हो चुकी है कि भैया वहां पर ना चाहते हुए भी हर एक मालिक को अपने ड्राइवर से यही कहना पड़ रहा है कि भैया टोक्यो में मेरी गाड़ी ना ठोक्यो। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी ठुकम पिटाई के बीच जापानीज गवर्नमेंट ने एक बेहद ही अमेजिंग सी ऐसी स्कीम निकाली है जिससे वहां का हर एक इंसान बावले गांव में ऊंट की तरह घूम रहा है। मतलब भैया उनकी खुशी पेंपड़े फाड़ कर बाहर आ रही है। असल में कैसे भी हाल ही में जापानीज गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर आप अपनी वाइफ और बच्चों के साथ टोक्यो शहर को छोड़कर जापान की किसी और सिटी में जाकर बसते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 20 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। वैसे अगर इस चीज को इंडिया में लाया जाए तो क्या आप 20 लाख के लिए अपनी सिटी को छोड़ना चाहेंगे? कॉमेंट करके बताइएगा जरूर। चल। गाइस क्या आपको पता है कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर चूहे 500 किलो गांजा खाकर रेलवे की चैन पुलिंग करने में ही व्यस्त रहते हैं। लेकिन भैया इसका मतलब ये तो नहीं है कि इन छोटी छोटी कपड़ों को कुतरने वाली मशीन को हम अंडर एस्टिमेट करें, क्योंकि यही देश के रैट अच्छे दुश्मनों को आगे आने वाले समय में करने वाले हैं फुल टू सेट। असल में गाइस अभी हाल ही में डीआरडीओ ने इस बात को पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि वो बहुत बड़े स्केल में रेड साइबोर्ग को बना रहे हैं, जिसमें बेसिकली इन चूहों के दिमाग को कंप्यूटर से हैंडल किया जा सकता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो आगे आने वाले इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में इन्हीं साइबोर्ग रेड्स का इस्तेमाल करके दुश्मनों को खदेड़ा जाएगा। मतलब भैया ये डीआरडीओ वाले स्टुअर्ट लिटिल मूवी से कुछ ज्यादा इंस्पायर ना हो गए। गाइस अभी तक आपने मीम्स में वो मजाक तो जरूर देखा होगा जिसमें कहा जाता है कि भैया सर्दियों में जबरदस्ती नहलवाना किसी अपराध से कम नहीं है। लेकिन भैया इस चीज को इतना ज्यादा सीरियस लेकर इस कांड के पीछे घर में पुलिस कौन बुलाता है यार। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक लड़के ने पुलिस को कॉल करके ये बोला कि उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है। जिसके बाद जैसे पुलिस उसके घर पर पहुंची तो उसने पुलिस से ये कहा कि भैया क्योंकि मेरी माँ ने जबरदस्ती ठंड में मुझे नहाने के लिए फोर्स किया है तो भैया आप मेरी माँ को ही गिरफ्तार कर लें। भैया यूपी के लड़के कौन से स्वैग में जी रहे हैं भैया। और देखो भाई लोगों, तुम्हारा आकाश भाई है, देखो बेटा छोटे मोटे कामों के लिए पुलिस को नहीं बुलाना होता है। एक्चुअली में तुम्हारा आकाश भाई तुम्हें यह बताएगा कि हकीकत में परिवार को सर्दी में येड़ा बनाकर बेड़ा कैसे खाया जाता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा मेरे बाथरूम में, तो चलो। So finally guys, अब हम आ गए हमारे बाथरूम में और आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक मग लेना है और उसमें हल्का सा पानी डालना है और शुरू हो जाना है। ओ भैया कितनी सर्दी है, कितनी सर्दी है। देखा दिमाग, अब घर वालों को लग रहा है कि मैं नहा रहा हूं जबकि मैं अरे भैया आ रहा हूं, क्या तकलीफ है, क्या बात है। अबे नालिया के डुक्कर पूरे दिन सलामी करता है। अबे इस काम के लिए पुलिस नहीं आर्मी आएगी, आर्मी। तो भैया अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को ताक पर रखकर ना 2 महीने में पहली बार तुम लोगों के लिए नहाया हूं मैं। चुपचाप 10,000 लाइक इस वीडियो पर हो जाने चाहिए, मुझे नहीं पता, गर्मी तभी मिलेगी मुझे। गाइस क्या आपको पता है कि इतिहास में एक ऐसा समय भी आया था जब वियतनाम जैसे छोटे से देश ने सुपर पावर अमेरिका के सैनिकों को बिना लड़े ही वॉर में हरा दिया था। और अभी तो रोको, क्योंकि भैया उन्होंने जिस तरीके से उसे हराया था ना, उसे सुनने के बाद आप जितने ज्यादा शौक होंगे आपको उतना ही ज्यादा मजा भी आएगा। असल में गाइस यूएसए और वियतनाम के युद्ध के दौरान वियतनाम में डायरिया बहुत बड़े स्केल में फैला हुआ था, जिसके चलते हुए बहुत से अमेरिकी सैनिक इसी बीमारी से इन्फेक्ट होते हुए चले जा रहे थे। एंड एज अ रिजल्ट यूएसए आर्मी के जनरल ने अपने सैनिकों को यह कमांड दी कि भैया वियतनाम में अगर कोई भी इंसान उन्हें पोटी करता हुआ नजर आए तो उनके सैनिक उससे ऐसी दूरी बना ले जैसे कि एक सख्त मर्द टिकटॉक से बनाता है। अब गाइस हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ और दोनों ही देशों के सैनिक जैसे ही आमने सामने आए और उसके बाद जैसे ही वियतनाम के सैनिकों को ये रियलाइज हुआ कि भैया उनका बहुत ही जल्द टाटा बाय बाय गुड बाय होने वाला है, तो वो अपनी पैंट उतारकर यूएसए आर्मी के सामने मोर बन गए। और फिर इतने सारे मोरों को अपने सामने देखकर यूएसए आर्मी के सोल्जर इतने ज्यादा घबरा गए कि वो बिना लड़े ही वहां से भाग गए। जैसे हम सभी जानते हैं कि बहुत सी कंट्रीज किसी दूसरी कंट्रीज को अपनी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स को बेचकर अक्सर रईस हो जाती हैं। लेकिन वो बात भी अलग है कि कुछ ऐसी भेड़ियन कंट्रीज भी मौजूद हैं जो कि आतंकवाद और वायरस को बेचकर ही रईस हो रही हैं। हैशटैग पड़ोसी का प्यार। लेकिन भैया अपनी कंट्री से बर्ड की पोटी को बेचकर कौन रईस होता है यार। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक पर्टिकुलर सीजन में बर्ड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक हजारों किलोमीटर की ट्रेवल को उड़कर करती हैं, लेकिन ये सारी ही बर्ड्स अक्सर एक जगह को अपना रेस्टिंग
रेस्टिंग पॉइंट बनाती हैं, जहां पर कुछ दिन रुकने के बाद ये बर्ड्स अपने आगे की ट्रेवलिंग को शुरू करती हैं और नौरू इन बर्ड्स का वही रेस्टिंग पॉइंट है, जिसके चलते हुए यहाँ पर हर साल अलग अलग ब्रीड की बर्ड्स की पूप बहुत बड़े स्केल में इकट्ठा हो जाती है, जो कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। और यही फॉस्फेट फसल और खेती के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए बर्ड की पूप से इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाकर ये कंट्री वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े स्केल पर इसको एक्सपोर्ट करके अरबों खरबों रुपए छापती है। ओहो हो, अब तो इस पॉटी के लखों छपेंगे, लखों। तू क्या देख रही है बे? तोड़ जा, तुझे नहीं दूंगा इसका हिस्सा बिल्कुल भी। वैसे व्यूज ना रहे दिन बुरे चलने मेरे। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में चाइना में ऐसे एम्प्लॉयज को भी बहुत बड़े स्केल पर हायर किया जा रहा है, जिनका की काम सिर्फ आर्टिफिशियल पत्तियों को सूखे हुए प्लांट्स के ऊपर स्टेपलर से पंच करने का होता है। असल में दोस्तों इसके पीछे का मेन कारण चाचा चू चू चचा है। अबे आलसियों, इसे ट्रांसलेट तो कर लेते, कब क्या चाइना जाऊं मैं इसे ट्रांसलेट करना है? पहले पासपोर्ट तो बनवा ले, राशन कार्ड पे जाएगा क्या? बच्चों हर चीज दिल पे नहीं लेते, मैं खुद कर लूंगा ट्रांसलेट। असल में गाइस दिमाग से इस अपंग कारनामे के पीछे का सबसे बड़ा कारण मानसिक शांति है, क्योंकि चाइनीज का कुछ ऐसा मानना है कि अगर कोई भी इंसान अपने शहर में ज्यादा हरियाली को देखेगा तो उसका दिमाग शांत होने के साथ साथ काफी ज्यादा प्रोडक्टिव भी हो जाएगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अब चाइना में कुछ इस तरीके की आर्टिफिशियल हरियाली को लगाया जा रहा है। स्ट्रेंज बट ट्रू। गाइस क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसी कातिलाना मूवी भी मौजूद है जिसे भैया आप कभी भी अपनी फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते। अरे फैमिली तो छोड़ो, आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने उसे प्ले तक नहीं कर सकते। और अभी तो रुको, क्योंकि जब इस मूवी को रिलीज किया गया था तो ऑलमोस्ट 190 देशों ने साफ कह दिया था कि भैया हमसे ना हो पाएगा, हम इसकी रिलीजिंग रोकेंगे और इसको अपनी कंट्री में बैन करेंगे। अब तो हमारा दिमाग चलना बंद हो गया हो तो मैं बता दूं कि ऐसी वैसी कोई मूवी नहीं है, क्योंकि वो बैन होने के बाद भी हम उसे देख लेते हैं। हैशटैग सस्ता VPN जिंदाबाद। एक्चुअली में गाइस मैं बात कर रहा हूं साल 1972 में रिलीज हुई अ क्लॉकवर्क ऑरेंज मूवी के बारे में, जिसमें मौजूद हर एक कैरेक्टर को भैया दूध में एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी को घोल के पीता हुआ दिखाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मूवी में ऐसे ऐसे क्राइम सीन्स को दिखाया गया है जिसे सुन आप भी कहेंगे वाह भैया, एक बार तो अपनी जिंदगी में ये ट्राई करना बनता ही है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जैसे ही मूवी रिलीज हुई, खुद इसके डायरेक्टर को बहुत से लोगों ने कॉल करके ये धमकी दी कि मूवी में दिखाए गए तरीकों का ही इस्तेमाल करते हुए वो उनको टपका डालेंगे। जिसके बाद भैया खुद इसके डायरेक्टर ने थिएटर वालों को कॉल करके बोला कि भैया इस मूवी को उतार लो वरना मैं उतर जाऊंगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस मूवी को काफी ज्यादा अजीब भी माना जाता है। वैसे गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए इस मूवी को मैं पूरा देखूं और उसके बाद उसका जेन्युइन रिव्यू दूं, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। पहले नेटफ्लिक्स का रिचार्ज तो करवा ले। बेटे ऐसा है कि पिछली वीडियो ना एक दिन में 50,000 से ऊपर निकल गई। नेटफ्लिक्स तो छोड़ो, अमेज़न का भी रिचार्ज करा लूंगा इस बार। गाइस क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट ने बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि मानो ऐसा लग रहा है कि इस समय अमेरिकन का सिर्फ एक ही मकसद हो और वो हो बिल्ली मारना। असल में गाइस आप ये जानकर हिल जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में अमेरिकन बिल्लियों को बहुत बड़े स्केल में मार रहे हैं, जिसके चलते हुए अपनी कंट्री में लोगों को बिल्लियों के प्रति प्यार को बढ़ाने और उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए एक अमेरिकन एयरलाइंस फ्रंटियर ने ये घोषणा कर दी है कि अगर कोई भी इंसान 3 बिल्ली के बच्चों को ऑफिशियली अडॉप्ट करता है तो ये एयरलाइंस 1 साल तक उस बंदे को यूएसए के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कराएगी। और वास्तव में ये चीज अपने आप में सराहना योग्य जरूर है, जहां पे सिर्फ एक एनिमल के लिए ही एक कंट्री ऐसा इनिशिएटिव ले रही है। गाइस आपने भी बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज और यहां तक की वीडियोस में भी ईगल की इस आवाज को तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भैया बचपन से लेकर आपको और हम सबका बहुत बुरे तरीके से काटा गया है। कैसे? चलिए समझाता हूं। असल में गाइस बड़ी बड़ी मूवीज या फिर वीडियोस में ईगल की आवाज कहकर आपको जो आवाज सुनाई जाती है वो एक्चुअली में ईगल की नहीं बल्कि हॉक की होती है, क्योंकि हकीकत में ईगल कुछ ऐसी आवाज करती है। लेकिन क्योंकि ईगल के लुक्स ऐश्वर्या राय जैसे और आवाज ढिंचैक पूजा जैसी होती है, तो इस चीज को हॉक से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो गाइज आज अगर आपने कुछ अमेजिंग सी नई चीज को जाना हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। गाइस ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारे ब्रेन में एंड्रोफिन रिलीज होता है तो हमें मस्त बड़ी खुशी खुशी वाली रैप्चिक सी फीलिंग आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि भैया हमारे ब्रेन में ये एंड्रोफिन ऐसे ही नल से निकलते हुए पानी की तरह लीक नहीं होता, बल्कि एक्चुअली में इसे मायोसिस प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अपने ऊपर कैरी कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और इस चीज को आप इस एनिमेशन के थ्रू बेहद आसानी से समझ सकते हैं कि एक्चुअली में हमारे ब्रेन के अंदर एंड्रोफिन्स की ये बॉस किस तरीके से एक इंसानी वॉक की तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं। और जब
जब ये सारे ही मॉलिक्यूल्स आपस में जाकर मिल जाते हैं तो हमें एक बेहद ही अजीब सी हैप्पी वाली फीलिंग आने लगती है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भैया मेरे दिमाग में भी ये एंडोर्फिन्स ऐसे ही वॉक करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस, आपने भी हनी या फिर शहद को कभी ना कभी तो जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ऊपर से दिखने वाला हनी अंदर से कुछ ज्यादा ही अमेजिंग सा दिखता है। दूसरे वेब की स्क्रीन पर आपको एक हनी की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे हनी के अंदर बेहद ही अमेजिंग सी कलरफुल क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं और यही चीज हनी को कुछ ज्यादा ही अमेजिंग भी बना देती है। गाइस, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि भैया एक इंसानी दिमाग का सर्किट सुबह 10 बजे पूरे तरीके से खराब होता है। यानी कि साधारण भाषा में सुबह 10 बजे का समय एक ऐसा समय होता है जिसमें एक इंसानी ब्रेन अपनी मिनिमम वर्किंग कैपेसिटी पर काम करता है और उसके सीखने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए भैया वेस्टर्न कंट्रीज में स्कूल जो है वो अर्ली मॉर्निंग नहीं लगते बल्कि वो 11 बजे या फिर उसके भी बाद लगते हैं। जबकि बात अगर इंडिया की जाए तो इंडियन कल्चर के हिसाब से सुबह पढ़ना काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसी के साथ भाई लोगों आपके लिए 3 ऑप्शन खड़े हो जाते हैं जिसमें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप सुबह जल्दी स्कूल जाना चाहते हैं या दोपहर में मस्त आराम से नींद पूरी करके जाना चाहते हैं या फिर मेरी तरह जाना ही नहीं चाहते। नीचे अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जरूर। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने एक बेहद ही अमेजिंग सी सर्विस शुरू की है जिसके तहत आप ट्रेन में अपने पालतू जानवरों को अलग से सीट बुक कराकर कहीं पर भी ट्रैवल करा सकते हैं और वास्तव में ये चीज अपने आप में लाजवाब जरूर है। आखिर क्यों टाटा की हर एक गाड़ी की बैक शील्ड पर हमें कुछ इस तरीके की एनिमल की शेप नजर आती है? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में अगर आप टाटा की किसी भी नई गाड़ी को परचेज करने जाएंगे तो आपको हर एक मॉडल के पीछे शीशे पर कुछ इस तरीके के अलग अलग एनिमल्स की हिडन शेप नजर आएगी। तो भैया ऐसे में सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर फिर क्यों टाटा इन तरीके के हिडन एनिमल्स को लोगों को दिखा रही है? असल में गाइस बात अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट की जाए तो टाटा ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि टाटा जब भी किसी भी कार को डिजाइन करती है तो वो उसकी डिजाइन का रेफरेंस कहीं और से नहीं बल्कि एनिमल की ही बॉडी के स्ट्रक्चर से लेती है। अब टाटा जिस भी कार के डिजाइन को जिस भी एनिमल की बॉडी की शेप रेफरेंस से बनाना शुरू करती है वो उसी एनिमल की शेप लोगों को बताने के लिए कुछ इस तरीके से बैकशीट के ऊपर प्रिंट कर देती है। वैसे क्या आप टाटा की इस अमेजिंग सी हिडन चीज के बारे में जानते थे? कमेंट करके बताइएगा जरूर। आखिर क्यों विदेशी सीमेंट से घर बनवाने के लिए डरते हैं? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अगर एशियन कंट्रीज की जाए तो हमारी तरफ जितनी भी बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है उन्हें कंक्रीट, सीमेंट या फिर ईंट का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। लेकिन वही बात अगर आप यूएसए, कनाडा या फिर बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज की करेंगे तो वहां पर आपको मुश्किल से ही 1 या फिर 2 बिल्डिंग इन तरीके की कंक्रीट की बनी हुई नजर आती है। वहां पर ऑलमोस्ट 99% बिल्डिंग्स को लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। तो भैया आखिर में सवाल तो जरूर उठता है कि जब लकड़ी हम सब लोगों के लिए इतनी ज्यादा प्रीशियस है तो फिर आखिर क्यों ये अंग्रेज लोग सीमेंट का इस्तेमाल करके अपनी बिल्डिंग्स को नहीं बना रहे? असल में गाइस इसके पीछे बहुत से कारण मौजूद हैं जिनकी शुरुआत हम टैक्सेस से करेंगे। असल में गाइस क्योंकि इन कंट्रीज में लकड़ी की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा होती है तो ये कंट्रीज लकड़ी के घर बनाने पर स्पेशल टैक्स में छूट देती है। जबकि अगर आप इन कंट्रीज में सीमेंट या फिर ईंट का इस्तेमाल करते हुए किसी भी घर को बनवाते हैं तो क्योंकि ज्यादातर इन कंट्रीज में सारा ही सामान विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है तो वहां पर सीमेंट और ब्रिक जैसी बेसिक चीज पर भी गवर्नमेंट अच्छा खासा टैक्स लेती है। वही दोस्तों बात अब अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है कंस्ट्रक्शन टाइमिंग। असल में गाइस जहां पर एक तरफ हमें एक नॉर्मल सा ही घर बनाने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है तो वहीं ये लकड़ी के घर महज 2 से 3 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज के लोग लकड़ी के घर बनाना ही प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ क्योंकि इन वेस्टर्न कंट्रीज में टर्माइट और ज्यादा बारिश भी नहीं होती है तो वहां पर लकड़ी के मकान काफी ज्यादा टिक जाते हैं। लेकिन वहीं अगर इस चीज को इंडिया में लाया जाए तो भैया यहाँ लकड़ी को तो छोड़ो, भैया सीमेंट के मकान नहीं टिक रहे, लोग मिलावटी इतना कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों बात अब अगर सबसे मेन और साइंटिफिक कारण की जाए तो वो है टेम्परेचर में रैपिड चेंजेस। असल में गाइस भले ही एशिया के अंदर हम ऑलमोस्ट सभी मौसमों का मजा लेते हैं लेकिन यहाँ पर फिर भी टेम्परेचर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद और धीरे धीरे चेंज होता है। लेकिन वही बात अगर वेस्टर्न कंट्रीज की जाए तो भैया वहां का आलम तो ये होता है कि अगर आज वहां का नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो आज से 2 दिन बाद ठीक उसी जगह का ही टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इस केस में इतने रैपिड टेम्परेचर चेंजेस को कोई भी ईंट या फिर कंक्रीट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड झेल
झेल नहीं पाती और वो चटक जाती है, जबकि अच्छी क्वालिटी की लकड़ी इन चीजों को बेहद ही आसानी से हैंडल कर लेती है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आपको वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर सिर्फ लकड़ी के ही मकान देखने को मिलते हैं। तो गाइज आज तुम्हारे भाई की दिहाड़ी हो चुकी है कंप्लीट और रैप अप करते हैं इस वीडियो को। आई होप आज का नॉलेजेबल एपिसोड आपको पसंद आएगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक और शेयर कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी नहीं किया तो दोबारा से कर दो, याद दिला रहा हूं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और इन्हीं तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। एक और फ्रेश वाला एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और मेरा इंस्टाग्राम भी चेक कर लेना जाते जाते।